दोस्तों मैं वैभव अंशराज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा पे और उसमें हम लोग 15 लेक्चर्स तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर 3.16 के बारे में। दोस्तों आज का सेशन जिस क्वेश्चन से स्टार्ट होता है वो क्वेश्चन नंबर 19 है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोग लास्ट सेशन में कंप्लीट कर चुके थे। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी तार को लंबाई के अनुदिश n बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाए तब प्रत्येक टुकड़े का जो प्रतिरोध होगा वो संपूर्ण तार के मतलब प्रारंभिक प्रतिरोध का 1/n गुना हो जाएगा। ठीक है, अब n कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब अगर आपने किसी तार को बराबर बराबर काट के 10 बराबर का मतलब है दोस्तों कि ऐसा काटिए कि प्रत्येक भाग की लंबाई बराबर है। ऐसा ना हो कि एक भाग लंबा हो एक भाग छोटा हो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो अगर आपने किसी तार को 10 भागों में तोड़ दिया है तो n मतलब 10 हो जाएगा। ठीक है, और अगर किसी पूरे तार का प्रतिरोध 10 ओम है और आपने उस 10 ओम के तार को 10 बराबर भागों में बांट दिया है तो प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध कुल प्रतिरोध का n गुना हो जाएगा, यानी 10/10 यानी 1 ओम हो जाएगा। ठीक, तो ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक, n कुछ भी हो सकता है। देखिए दोस्तों यहां मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, एक लंबा सा तार था। ठीक, ये एक लंबा सा तार है दोस्तों। ठीक, इसकी लंबाई कितनी है, l है। ठीक, तो इस l लंबाई को हमने क्या किया, n बराबर भागों में बांट दिया है तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी जाएगी, l/n। कैसे, अगर मान लीजिए l एक क्षण की लंबाई है l। ठीक है, आपने क्या किया, आपने उसको 2 भागों में बांट दिया। जब आपने उसको 2 बराबर भागों में बांटा है तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, l/2 और ये वाला कितना हो जाएगा, सिमिलरली ये भी हो जाएगा l/2। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको 3 भागों में बांटा होता है तो ये वाला पोर्शन इतना l/3। ठीक है, ये इतना पोर्शन l/3 और ये इतना होता l/3। ठीक, अगर आपने 4 भागों में बांटा होता तो l/4 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 एंड l/4। लेकिन यहां पे आपने n बराबर भागों में बांटा है तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी हो जाएगी, l/n ऐसे करके n भागों की लंबाई में प्रत्येक भाग की लंबाई l/n हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो यहां पे मैंने डायग्राम में इतना दिखाने की कोशिश की है। दोस्तों हमको करना क्या है, हमको एक बार संपूर्ण तार को एक पूरा तार मानना है। ठीक है, प्रारंभिक रूप में वो तार पूरा था तो उस पूरे तार का प्रतिरोध निकालेंगे, फिर एक टुकड़े का प्रतिरोध निकालेंगे, दोनों को भाग करेंगे और दिखा देंगे कि हाँ भाई इतना आ गया। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे पूर्ण तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा भाई, R इज इक्वल टू कितना होता है, ρl/a। और संकेतों का अर्थ जानते होंगे आप लोग। ठीक है, रो क्या है, संपूर्ण तार का विशिष्ट प्रतिरोध जो केवल तार के पदार्थ पर निर्भर करता है कि तार कॉपर का है कि एल्युमिनियम का है। अगर 2 तार सेम मटेरियल के हैं, दोनों कॉपर के हैं, सपोज करिए मान लीजिए दोनों 2 वायर हैं, दोनों कॉपर के हैं, तो दोनों के लिए रो की वैल्यू सेम होगी। भले R अलग अलग हो, L की वैल्यू अलग अलग हो, A अलग अलग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रो सेम होगा। ठीक है, तो ये वही रो विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक, चलिए L क्या है, संपूर्ण तार की बात कर रहा हूं तो संपूर्ण तार की कुल लंबाई हमने कितनी मानी हुई है, L मानी हुई है, तो वो L हो जाएगी। और दोस्तों A क्या होता है, A अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल का मतलब होता है अगर आप किसी तार को लंबाई के अनुदिश काटेंगे तो आप काटने बाद आप उसको देखेंगे तो उसके जो एक भाग का जो क्षेत्रफल मिलेगा वो एक वृत्ताकार होगा। ठीक है, उसी भाग के क्षेत्रफल को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। तो ये है A। ठीक, तो ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब जब हमने इसको L बराबर भागों में बांट दिया है तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितनी हो गई, प्रत्येक टुकड़े की लंबाई हो गई है l/n। इसी को हमने मान लिया है l'। ठीक है, तो दोस्तों फर्क केवल इतना आएगा कि जब मैंने इस संपूर्ण तार को छोटे छोटे टुकड़ों में बराबर टुकड़ों में विभाजित कर दिया है तो प्रत्येक टुकड़े की बात करें अगर हम लोग तो किसमें फर्क आएगा, क्या हर टुकड़े के लिए रो बदल जाएगा, नहीं, क्योंकि पूरा तार अगर कॉपर का था तो प्रत्येक टुकड़ा भी तो कॉपर का ही मिलेगा। कॉपर के तार के टुकड़े करेंगे तो हर एक टुकड़ा कॉपर का ही तो मिलेगा ना, तो सभी टुकड़ों के लिए रो की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, और ध्यान दीजिए दोस्तों मैंने लंबाई के अनुदिश काटा है तो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल वही रहेगा जो पहले था, यानी अभी भी A का मान नहीं बदला। चेंजेस कहां पर आए, चेंजेस केवल इतने आ रहे हैं कि हर एक भाग की लंबाई घट गई है। पहले तार समूचा पूरा अकेला था तो उसकी लंबाई थी L, अब तार पूरा नहीं रहा बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में खंडों में विभाजित हो गया है तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितनी है, L' है। ठीक, चलिए और देखिए दोस्तों यहाँ पे रो सेम है, A सेम है, लेकिन L तो बदल कर L' हो गया है ना। जब L बदल के L' हो गया है तो प्रतिरोध भी बदल के R से बदल कर R' हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दीजिए।
ठीक है, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 कितना हो जाएगा, r डैश डिवाइडेड बाय r इक्वल, r डैश की वैल्यू कितनी है, रो l डैश अपॉन में a। ठीक है, चलिए भाई r की वैल्यू कितनी है, रो l अपॉन में a। चलिए इसको जरा सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, r डैश डिवाइडेड बाय r इक्वल, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा ना, कितना बचेगा, ये बचेगा l डैश अपॉन में l। ठीक, ये हो जाएगा r डैश अपॉन में r इक्वल, l डैश की वैल्यू कितनी है, l डैश की वैल्यू है l अपॉन n। ठीक है, l अपॉन n यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, यहाँ लिख दीजिए सिंस l डैश इक्वल l डिवाइडेड बाय n। ठीक है, जहाँ n क्या है, n वो संख्या है जितने संख्याओं में उस तार के टुकड़े किए गए थे। ठीक है, चलिए L से L कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, R डैश अपॉन में R इक्वल 1 बाई n। ठीक, तो यहां से रिजल्ट देखिए क्या निकलेगा, R डैश इक्वल 1 अपॉन n। ठीक है, टाइम्स। देखिए जरा इस समीकरण को पढ़ने का प्रयास करिए। ठीक है, इसी को मैं क्वेश्चन नंबर 3 बना दे रहा हूं। ठीक है, इसको जरा समझने का प्रयास करिए। समझना इसमें यह है कि R क्या था, R था संपूर्ण तार का प्रतिरोध। ठीक है, R डैश क्या था, R डैश था एक भाग का क्षेत्रफल, सॉरी एक भाग का प्रतिरोध। ठीक है, तो ये समीकरण कह रही है कि एक भाग का प्रतिरोध बराबर है किसके, संपूर्ण प्रतिरोध बटे n के। यानी कि आप इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि टुकड़े करने के बाद किसी तार के टुकड़े करने के बाद प्रत्येक टुकड़े का या प्रत्येक भाग का जो क्षेत्रफल होता है, सॉरी प्रत्येक भाग का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, संपूर्ण प्रतिरोध का 1/n गुना होता है, 1/n गुना होता है। ठीक, यहां से प्रूफ होता है। तो बस ये क्वेश्चन था और ये इंपॉर्टेंट भी है, मैंने बताया था, समझ लीजिए प्रूफ करने वाले जितने क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट ही हैं। ठीक है, आएगा तो 3 नंबर दे के जाएगा। ठीक, और कुछ है भी नहीं, इजी है, बस डायग्राम थोड़ा साफ बनाएंगे तो उसका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन एंड होता है इसका। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, टंगस्टन के तंतु का 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना है, 148 है। ठीक है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे कह रहे टंगस्टन का प्रतिरोध ताप गुणांक दिया है, यानी अल्फा की वैल्यू दी है। ठीक है, उस वायर के लिए अल्फा की वैल्यू दी है, कितनी है, 0.0045 पर डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा का यही मात्रक होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक क्या होता है, सेंटीग्रेड इनवर्स या पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ओके, तो लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 500 डिग्री सेंटीग्रेड दो ताप दिए हैं, इन दोनों ताप पर हमें क्या निकालना है, 0 और 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसके प्रतिरोध क्या होंगे मुझे निकालना है। ठीक, तो चलिए सॉल्यूशन पे देखिए टंगस्टन के तंतु का, ठीक है ना, क्वेश्चन तो समझ ही गए होंगे। चलिए अब सबसे पहले यहाँ पे टंगस्टन के तंतु के लिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध दिया हुआ, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे फिर इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक है, हम देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ ही चुके थे। ठीक है, थ्योरी में हम जानते हैं कि किसी तार का प्रतिरोध ताप के साथ निम्न प्रकार से परिवर्तित होता है, R ऑफ T इक्वल R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T। ठीक है, जहां R0 क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तार का प्रतिरोध है। ठीक है, और अल्फा क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक है, और T वो ताप है जिस पर आप प्रतिरोध देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों, और पहला वाला जवाब तो हमें यूं ही मिल जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध चाहिए और वो मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे। ठीक है, T बराबर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए, तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा R200। R200 का मतलब क्या होता है, R200 का मतलब है, R मतलब प्रतिरोध और 200 मतलब 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे RT का मतलब क्या होता है, RT का मतलब होता है T डिग्री सेंटीग्रेड पर तार का प्रतिरोध, और T कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे RT का मतलब है कि यहाँ पे T 200 ले रहा हूं मैं, इसका मतलब 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ R ऑफ 200 इक्वल ये हो गया R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा की वैल्यू दी है, देखिए ये रही। ठीक है, कितनी है, 0.0045 इंटू, और T यहाँ पे 200 रखा गया है तो यहाँ पे 200 लिख के इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, R ऑफ 200 की वैल्यू कितनी दी है, R ऑफ 200 की वैल्यू हमें दी है 148, वो देखिए। ठीक है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना है, 148, तो ये हो गया 148 इक्वल R0 ब्रैकेट में 1 प्लस, जरा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 0.9। ठीक है, क्योंकि 2 0
यहाँ 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इधर से निकाल के इसमें, तो हो जाएगा 0.45 इंटू 2, 0.45 इंटू 2 मतलब 0.90 या 0.9, ठीक है। कितना हो जाएगा, यहाँ से निकल के आया 148 इक्वल R0 और ये मिलके कितना हो गया, ये मिलके हो जाएगा 1.9 इंटू R0। यहाँ से R0 की वैल्यू निकालिए, कितना आएगा 148.1 डिवाइडेड बाय 1.9, ठीक है। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये करीब आ जाएगा R0 इक्वल 78 ओम, ठीक है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने इसे सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम किस पे सॉल्व करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे 500 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, ठीक है। तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करना है, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा R500 इक्वल, ठीक, R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा की वैल्यू दी है आपको, ठीक है, ये रही 0.0045 इंटू, और 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, R0 की वैल्यू तो हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं ना, यहाँ पुट कर सकते हैं, जब हमने इसको फाइंड कर लिया है तो हम यहाँ पे यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ यूज कर लीजिए 78, ठीक, 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 45 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा, और यहाँ पे डेसिमल, तो ये हो जाएगा 2.25, ठीक। कितना हो जाएगा ये, इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 78 इंटू 3.25, ठीक है। और यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा R500 इक्वल 253 ओम, ठीक। चलिए तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड होता है, मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है, एक कार्बन के तंतु का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना दिया है, 104 ओम है, ठीक है। इसी के साथ श्रेणी क्रम में किस प्रतिरोध का लोहे का तंतु जोड़ें कि संयुक्त तंतु का प्रतिरोध ताप बदलने के साथ ना बदले, ठीक है। पहले इस चीज को समझ लेते हैं। यहां पे देखिए दो मैंने प्रतिरोध जोड़ रखे हैं, R मतलब प्रतिरोध है, C मतलब कार्बन का प्रतिरोध है, ठीक है, कार्बन प्रतिरोध है ये, ठीक, ओके। और R के नीचे I लिखा है, मतलब ये लोहे का तंतु है, और प्रतिरोध को हम लोग R से लिखते हैं, लेकिन लोहे के तंतु का प्रतिरोध है, लोहे को इंग्लिश में आयरन बोलते हैं, तो यहाँ पे RI लिखा है, ठीक। चलिए भाई, तो ये कह रहे हैं कि कार्बन के तंतु का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध जो है वो आपको दे रखे हैं, ठीक है। कितना बोल रहा है, 104। इसके बाद बोल रहे हैं कि श्रेणी क्रम में एक लोहे का तंतु जोड़े, तो देखिए इसके साथ श्रेणी क्रम में हमने क्या किया, इसके साथ श्रेणी क्रम में एक लोहे का तंतु जोड़ दिया है, दोनों के प्रतिरोध ताप गुणांक दे रखे हैं, ठीक है। और कह रहे हैं कि ये जो लोहे का तंतु हमने जोड़ा है तो इसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए, या किस प्रतिरोध का लोहे का तंतु जोड़ें कि जोड़ने बाद जो तुल्य प्रतिरोध आएगा, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं ना इसके दोनों को जोड़ के, तो जोड़ने पर, दोनों को जोड़ने पर जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो ऐसा हो जाए कि वो समय पे डिपेंड ही ना, टेम्परेचर पे वो डिपेंड ही ना करे, ठीक है। इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो ऐसा हो कि वो ताप पर निर्भर ही ना करे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो, ताप चाहे जितना बढ़ता रहे वो फिक्स हो जाए, ठीक। तो वो मान क्या होना चाहिए, R का ऐसा कौन सा मान होना चाहिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे कि देखिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि RT बराबर होता है R0 1 प्लस अल्फा T, ठीक है। इसी फॉर्मूले को हम लोग एक बार किस पे लगाएंगे, RC के लिए और एक बार RI के लिए, तो यहां पे लिखेंगे RC ऑफ T इक्वल RC ऑफ 0 या नॉट 1 प्लस अल्फा, देखिए इसको मैंने कार्बन प्रतिरोध के लिए इसको अल्फा C माना है, तो ये अल्फा C इंटू T, ठीक, ये तो हो गया कार्बन के लिए। यही ऐसे आयरन के लिए लिखिए, तो RI ऑफ T इक्वल RI नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा I ऑफ T, ठीक है। चलिए भाई, तो ये दोनों हो गए, ठीक। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इनका श्रेणी क्रम निकालेंगे, ठीक। सबसे पहला काम यही होगा कि दोनों प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन निकालेंगे। भाई श्रेणी क्रम की बात हो रही ना, तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, R1 प्लस R2, यहाँ पे पहला प्रतिरोध है RC, तो RC आ गया, R2 मतलब दूसरे प्रतिरोध की जगह आयरन का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे RI, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और करेंगे क्या, RC की जगह ये वैल्यू रख देंगे, RI की जगह ये वैल्यू रख देंगे, रख दीजिए, कितना हो गया, ये हो गया R।
अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर सी नॉट प्लस आर आई नॉट, ठीक। और इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा, देखिए अब इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। संयोजन यानी कि मैंने ये निकाल लिया है दोस्तों कि अगर दोनों प्रतिरोध को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इतनी वैल्यू आएगी, ये तो हमने निकाल लिया है, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लिए थे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिए हैं और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया है मैंने, ठीक है। और इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, सबकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं कि इसको ऐसा कर दीजिए, इसको ऐसा करना है कि संयोजन ऐसा बने कि वो ताप बदलने के साथ बदले ही ना, और ताप बदलने के साथ ना बदले। इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये वाला टर्म क्या हो जाए दोस्तों, ये वाला टर्म 0 हो जाए। सपोज करिए अगर, और उसमें t तो 0 होगा नहीं, ठीक है, इसमें t तो 0 होगा नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पे एक तर्क दे सकते हैं कि समीकरण 4 से यह स्पष्ट है कि दोनों प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन को ताप पर निर्भर ना करने के लिए या अत्यंत आवश्यक है कि ये वाला हिस्सा, ब्रैकेट वाला हिस्सा पूरा 0 हो जाए, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो 0 इंटू टी ये पूरा गायब ही हो जाएगा, और जब फॉर्मूले में टी आएगा ही नहीं तो वो ताप पर निर्भर क्या करेगा, सॉल्व है, ठीक है। एक तरीका ये हो सकता है, दूसरा तरीका वो है जो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। क्या करेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर T बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड सेट करिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये निकल के आएगा आपका आर नॉट, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली हम लोग आर नॉट से। तो आर नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां 0 सेट करेंगे पूरा गायब, ये हो जाएगा आर सी नॉट प्लस आर आई नॉट, ठीक है, ठीक। चलिए और देखिए अब इस चीज को आप ध्यान से देखिए, T बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर संयोजन का जो प्रतिरोध आया है, दोनों का संयोजन करने बाद जो प्रतिरोध आया है वो ताप पर निर्भर नहीं कर रहा है, और कह रहा है कि संयोजन ऐसा होना चाहिए, संयुक्त तंतु का प्रतिरोध ऐसा होना चाहिए कि ताप बदलने के साथ वो ना बदले, ठीक है। ताप बदलने के साथ ना बदले, इसका मतलब क्या है कि ये यहीं पर फिक्स हो जाए। अब मैं यहां पे अपना एक तर्क दूंगा और बोलूंगा कि संयोजन के ताप बदलने पर प्रतिरोध ना बदलने के लिए या अत्यंत आवश्यक है कि संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध है वो आर सी नॉट प्लस आर आई नॉट पर फिक्स हो जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, समीकरण 4 में आर की जगह पे ये पुट कर देंगे, ठीक है। संयोजन का प्रतिरोध ताप के साथ ना बदले, इसके लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि संयोजन का प्रतिरोध आर सी नॉट प्लस आर आई नॉट पर स्थिर हो जाए। भाई जब अगर आर की वैल्यू आर सी नॉट प्लस आई नॉट पर, सॉरी देखिए भाई ये तो है ना, ये तय है कि अगर संयोजन का प्रतिरोध ताप के साथ ना बदले, इसके लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि आर की वैल्यू आर सी नॉट प्लस आर आई नॉट पर फिक्स हो जाए, ठीक है। ये फिक्स हो जाएगी, ताप बदलेगा, ये फिक्स रहेगी, मतलब ताप के बदलने के साथ प्रतिरोध नहीं बदल रहा है। तो आर की जगह पे हम लोग ये वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, करिए जरा, कितना हो जाएगा, आर सी नॉट प्लस आर आई नॉट इक्वल आर सी नॉट प्लस आर आई नॉट, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, देखिए आर सी नॉट कटेगा, आर आई नॉट से आर आई नॉट कटेगा, जो चीज बचेगी वो ये आएगी कि अल्फा सी आर सी नॉट प्लस अल्फा आई आर आई नॉट इंटू टी इक्वल 0। इसका ये मतलब निकलता है कि ये पूरा हिस्सा 0 के बराबर होगा। और यहां से जरा निकालना क्या है, कार्बन लोहे के तंतु का प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। आर आई नॉट इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस का अल्फा सी आर सी नॉट अपॉन में अल्फा आई नॉट, ठीक है। और सारी वैल्यू रख के जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए कितना आता है। अल्फा सी की वैल्यू कितनी दी है, अल्फा सी की वैल्यू देखिए, अल्फा सी की वैल्यू खुद में निगेटिव है, यहां ऑलरेडी निगेटिव है। जब अल्फा सी की निगेटिव वैल्यू यहां पे रखेंगे तो निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो वो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक, ओके। और आर सी नॉट, आर सी मतलब कार्बन का प्रतिरोध है, नॉट लिखा है मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो कार्बन के तंतु का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रतिरोध कितना दे रखा है, 104, तो यहां पे लिख देंगे 104 डिवाइडेड बाई अल्फा आई मतलब ये रहा, ठीक है, 0.0052। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आई नॉट इक्वल 6 ओम, ठीक है। और देखिए ये आर आई नॉट निकला है, मतलब लोहे के तंतु का प्रतिरोध है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तभी तो आर नॉट है ना।
यहाँ पर नोट लगा है, तो लोहे के तंतु का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 6 ओम हो, ऐसा प्रतिरोध लेकर यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तभी ये पूरा मामला चलेगा। ठीक, कि संयोजन ऐसा बन जाएगा कि ताप बढ़ाते जाइए, वो निर्भर ही नहीं करेगा ताप पर, वो फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसा करने के लिए लोहे का एक ऐसा प्रतिरोध उठाना होगा जिसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 6 ओम हो। ठीक है, ओके दोस्तों, तो ये क्वेश्चन एंड होता है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था दोस्तों, तो मैं मार्क कर दे रहा हूं उस पर। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ये सोचने पर मजबूर करने वाला क्वेश्चन है। मैंने बोला था ना, क्वेश्चन जो थोड़ा सा दिमाग चलाने पर मजबूर करे वो समझ जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड नहीं था। ओके, मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ओके दोस्तों, मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, एक बिजली की प्रेस का प्रतिरोध दे रखा है आपको, ठीक है, 44 ओम, और इसमें प्रवाहित धारा का मान दे रखा है 5 एम्पियर। प्रेस की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही ज्यादा सरल क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। हमने अपने टॉपिक में पढ़ा है कि अगर किसी उपकरण, ठीक है, किसी भी उपकरण में शक्ति व्यय कितना होगा, ठीक है, शक्ति को ही सामर्थ्य बोलते हैं। ठीक है, यहाँ जो लिखा हुआ है सामर्थ्य का मतलब पावर, शक्ति, ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं। तो किसी भी परिपथ में शक्ति व्यय के लिए सूत्र हम पढ़ चुके हैं, विद्युत ऊर्जा का सूत्र पढ़ चुके हैं, उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का सूत्र पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, उसी को यहाँ पे अप्लाई करना है। हमें पता है कि किसी भी उपकरण में क्षय होने वाली शक्ति का मान कितना होता है, P इक्वल V इंटू आई इक्वल वी स्क्वायर अपॉन में R इक्वल आई स्क्वायर इंटू R। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले होते हैं। अब इन 3 फॉर्मूले में से मेरे काम कौन सा फॉर्मूला मेरे काम आएगा, ये जानने के लिए देखिए कि हमें दिया क्या है, ठीक, और हमें निकालना क्या है। निकालना तो हमें सामर्थ्य निकालनी है, P की वैल्यू निकालनी है। हमें दिया क्या है, R का मान दिया है और I का मान दिया है। अब एक ऐसा फॉर्मूला चुनिएगा, एक ऐसा फॉर्मूला सिलेक्ट करिए जिसमें P की वैल्यू R और I के पदों में आती हो। तो यहां देखिए P की वैल्यू V और I के पदों में आ रही है, V हमारे पास है ही नहीं, हम कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरे वाले समीकरण को देखिए, इसमें V और R के टर्म्स में आ रहा है, V हमारे पास है ही नहीं, हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये दोनों फॉर्मूले बेकार हो गए। लेकिन जरा इसको देखिए, हमारे पास R की वैल्यू दी है 44 ओम, I की वैल्यू दी है, हमें P पूछ रहा है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। यहां से जरा P की वैल्यू निकालिए, कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर, I की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू आर, आर कितना है 44। जरा इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 इंटू 44। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका, ऐसे आप गुणा करेंगे, टाइम लगेगा। ठीक है, 25 को लिख दिया 100/4, इसको लिख दिया 44, 4 से काटा 11, 11 को 100 से मल्टीप्लाई कोई भी कर लेगा। ठीक है, कितना आएगा 1100। ठीक है, तो थोड़ा ऐसे आप चालाकी करके समझ के थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप 25 44 को मल्टीप्लाई करेंगे डेफिनेटली इससे ज्यादा टाइम लगेगा। और थोड़ा अपने माइंड को कंडीशन करिए कि जैसे जैसे ज्यादा न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इस तरह की चीजें हवा में भी हो जाएगी कि ऊपर 100 नीचे 4 लिखा, 4 से उसको काटा, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तुरंत। अच्छा, अब ये 1100 वाट हो गया, मात्रक क्या होगा इसका, वाट। ठीक है, वाट कह सकते हैं, या मात्रक हम यहां से भी निकाल सकते हैं, एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम, भाई वही बात है। ठीक है, यहां से निकाल लीजिए मात्रक कितना आएगा, वोल्ट इंटू एम्पियर, वोल्ट स्क्वायर पर ओम, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग वाट बोलते हैं। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, 1 किलोवाट। 1 किलोवाट शब्दों में लिखा है, इसका मतलब यही है 1 के वाट। के का मतलब ही किलो है। ठीक है, के का मतलब किलो है। ठीक, किलो मतलब वही 1 किलो, मतलब 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट। ठीक, तो 1 किलोवाट का एक हीटर है। ठीक, उसको जोड़ा है किससे, 220 वोल्ट की दिष्ट धारा की लाइन से जोड़ा गया है। जैसा बोल रहा है वैसे अज्यूम करिए। ठीक है, हीटर में धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सो सिंपल। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ध्यान रखिएगा 1 किलोवाट ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है या ऐसे लिखा हुआ भी आ सकता है कि 1 kW। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो गया 1000 वाट। ठीक, 1 किलोवाट मतलब कितना होता है दोस्तों, 1000 वाट। ठीक है, चलिए भाई, अभी यहाँ क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हमें धारा का मान निकालना है। ठीक, और देखिए दोस्तों हमें दिया क्या है, 1 किलोवाट का हीटर है, मतलब क्या हुआ, 1 किलोवाट का हीटर बोल रहा है, तो वो क्या बता रहा है आपको, आप खुद सोचिए। 1 किलोवाट कहें, ये सब 1 किलोवाट क्या है, वाट ही तो है, मतलब एक प्रकार का शक्ति का ही तो मात्रक है ना। शक्ति का मात्रक होता है, सामर्थ्य का मात्रक होता है वाट। ठीक है, और आपको बोल रहा है 1 किलोवाट मतलब आपको
बातों बातों में उसने बता दिया कि हीटर की पावर क्या है, P की वैल्यू उसने दे दी, कितनी, 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट। ठीक है, तो हमें P की वैल्यू दे रखी है, हमें V की वैल्यू दे रखी है, हमें I का मान पूछ रहा है। तो फॉर्मूला हमारे पास 3 है, कौन कौन से, P इज इक्वल टू VI इक्वल V स्क्वायर अपॉन R इक्वल I स्क्वायर इंटू R। ठीक है, चलिए अब यहां पे मुझे कौन सा फॉर्मूला अडॉप्ट करना होगा, P की वैल्यू दी है 1000 किलोवाट, V की वैल्यू दी है, I पूछ रहा है, तो P इज इक्वल टू VI को लेकर हम लोग चलेंगे। ठीक है, P इज इक्वल टू VI ले लिया, I का मान निकालना है, तो यहां से I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, P अपॉन V। सॉल्व करिए, P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू है 1000 अपॉन में V की वैल्यू कितनी है, और V की वैल्यू है हमारे पास 220। ठीक है, इसको सॉल्व करिए जरा, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 50 अपॉन में 11। इसको सॉल्व करते हैं, 50 को डिवाइड करिए जरा 11 से, कितना हो जाएगा, 11 4 जा 44, बचेगा 6, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 5 55, फिर 5 बचेगा, फिर 0 होगा, फिर 4 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो 4.54 कितना आ जाएगा, I इक्वल 4.54। ठीक है, एम्पियर। चलिए भाई, ठीक, तो ये था इसका सॉल्यूशन, बिल्कुल टू द पॉइंट था। तो इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल फ्री के होते हैं, इसको मिस मत करिएगा। ठीक है, इजी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहे हैं, 1 HP, HP मतलब हॉर्स पावर। ठीक है, 1 हॉर्स पावर की एक मोटर है, ठीक, उसे 220 वोल्ट पर चलाया जा रहा है, मोटर में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो जान लीजिए, जो हॉर्स पावर दिया है, ठीक है, 1 HP, ये क्या है, ये बराबर होता है 746 वाट के। ठीक है, यानी कि हॉर्स पावर भी क्या है, शक्ति का मात्रक है। पानी खींचने वाली जो मशीन आती है उस पर लिखा होता है 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर, 1.5 HP यानी कि 1.5 हॉर्स पावर। तो एक तरह से उसका शक्ति का मात्रक दिया होता है। ठीक है, कि कितना पावर वो कंज्यूम करेगा, कितनी पावर की खपत करेगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको P दिया है, V दिया है, I पूछ रहा है, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, P इक्वल VI इक्वल V स्क्वायर अपॉन में R इक्वल I स्क्वायर R। ठीक है, अब यहां से कौन सा फॉर्मूला लगाना सही होगा, P की वैल्यू दी है, V की वैल्यू दी, I पूछा है, तो P इक्वल VI सही रहेगा। ठीक, तो इसको ले लेते हैं, P इक्वल VI, यहां से I की वैल्यू निकालिए, I इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P अपॉन V। सॉल्व करिए, P की वैल्यू कितनी है, 746 डिवाइडेड बाय 220। ठीक है, इसको सॉल्व, चलिए पहले एक काम करते हैं, 746 को सॉल्व करिए, मतलब डिवाइड करिए 22 से। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 टाइम तो चला ही जाएगा, है ना, 3 ये आ गया 66, कितना बचेगा 8, और यहाँ 8 बचेगा। ठीक है, इधर 6 आ जाएगा, और 3 टाइम जाएगा 66, 20 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, इतना हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 9 टाइम जाएगा, तो और इसके बाद पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो ये करीब आ जाएगा 3.39। I इक्वल, ये यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर। ठीक है, तो ये है इसका जवाब। तो ये क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है। इसी क्वेश्चन के साथ ये सेशन एंड होता है। इसके नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक कीजिए। तो दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।